कहानी की शुरुआत में हम एक विशाल प्रेडेटर मदरशिप को देखते हैं जो गहरे अंतरिक्ष में शांति से आगे बढ़ रहा होता है। शिप के अंदर एक खास टेबल पर स्कार नाम का एक मरा हुआ प्रेडेटर बिल्कुल अकेला बड़े सम्मान के साथ लेटा होता है, जैसे उसे किसी अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया हो। लेकिन तभी अचानक उस मरे हुए प्रेडेटर के सीने से अंदर ही अंदर एक धड़कन जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे यह आवाज तेज होती जाती है और फिर अचानक उसकी छाती फट जाती है और उसमें से एक बेहद अजीब और खतरनाक जीव बाहर निकल आता है। यह जीव आम एलियन जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसके शरीर पर प्रेडेटर जैसी कुछ खूबियां भी साफ नजर आती हैं। दरअसल यह जीव उसी मरे हुए प्रेडेटर के अंदर महीनों से पल रहा था, इसलिए इसकी पूरी बनावट दोनों प्रजातियों को मिलाकर बनी होती है। यही वजह है कि आगे चलकर इसे प्रीडालियन नाम दिया जाता है। यह जीव बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है और फिर चुपके से उस मदरशिप से निकलकर एक छोटे से स्काउट शिप में जा छुपता है। कुछ ही देर में वह छोटा शिप मदरशिप से अलग होकर धरती की दिशा में बढ़ने लगता है। उस छोटे स्काउट शिप पर सिर्फ 2 प्रेडेटर्स होते हैं। तभी अचानक एक अजीब सी आहट होती है और इससे पहले कि एक प्रेडेटर कुछ समझ पाता, वह जीव उस पर टूट पड़ता है और उसे ढेर कर देता है। दूसरा प्रेडेटर तुरंत समझ जाता है कि हालात काबू से बाहर जा चुके हैं और कांपते हाथों से अपने ग्रह की तरफ एक इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई के दौरान एक प्लाज्मा गोली गलती से शिप की दीवार में जा घुसती है, जिससे एक बड़ा सुराख हो जाता है। आखिरी प्रेडेटर सिग्नल भेजते भेजते मारा जाता है। अब शिप को संभालने वाला कोई नहीं बचता। शिप तेजी से अपना रास्ता खोकर डगमगाने लगता है और सीधा धरती की तरफ गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कोलोराडो राज्य के गणिसन शहर के पास घने जंगल में एक पिता अपने बेटे के साथ हिरण का शिकार करने आया होता है। पिता का नाम बड़ी होता है और बेटे का नाम सैम। दोनों राइफलें संभाले खामोशी से जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ वह स्पेसशिप सीधा उनके पास वाले जंगल में आकर गिरता है। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख बड़ी और सैम हैरान रह जाते हैं, लेकिन डरने की बजाय उत्सुकता में उस जलते मलबे की तरफ बढ़ते हैं और स्पेसशिप को करीब से देखते हैं। कुछ देर बाद बड़ी कहता है कि चलो, ये बात शेरिफ को बतानी होगी, और दोनों वापस मुड़ने लगते हैं। बड़ी और सैम जैसे ही उस मलबे से वापस मुड़ते हैं, तभी अचानक उन्हें पीछे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। दोनों पलटकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मलबे से कई छोटे छोटे मकड़ी जैसे खतरनाक जीव तेजी से बाहर निकल रहे होते हैं। ये वही फेस हगर्स होते हैं जो उस क्रैश हुए शिप से आजाद हो गए थे। बिना एक पल गंवाए बड़ी अपने बेटे का हाथ पकड़कर भागना शुरू करता है। दोनों जान बचाकर जंगल में दौड़ते हैं, लेकिन तभी सैम का पांव किसी जड़ में उलझ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह देख बड़ी रुक जाता है और तुरंत अपनी राइफल उठाकर पीछे आ रहे जीवों की तरफ निशाना साधता है। एक फेस हगर जैसे ही उस पर छलांग लगाता है, बड़ी बिल्कुल करीब से उस पर गोली चला देता है, लेकिन उस मरे हुए जीव के शरीर से एसिड जैसा खून छलककर सीधा बड़ी की बांह पर गिर जाता है। इतने दर्दनाक जलन के बावजूद बड़ी वहीं खड़ा रह जाता है और यही एक पल उसे बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि तभी दूसरा फेस हगर पीछे से छलांग लगाकर सीधा उसके चेहरे पर जा चिपकता है। बड़ी छटपटाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में बेहोश हो जाता है। सैम यह सब अपनी आंखों के सामने होते देख दहशत में खड़ा रह जाता है और उसकी यही घबराहट उसके लिए घातक साबित होती है। एक और फेस हगर तेजी से उछलकर सीधा उसके चेहरे पर भी जा चिपकता है और वह भी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। एक बड़े से कमरे में वह अधूरा इमरजेंसी सिग्नल आखिरकार पहुंच जाता है। सिग्नल मिलते ही पूरे कमरे में हलचल मच जाती है। प्रेडेटर नेता समझ जाते हैं कि उनका स्काउट शिप धरती पर क्रैश हो चुका है और प्रेडालियन आजाद हो गया है। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती है जिसे किसी भी कीमत पर सुधारना जरूरी है। तभी एक अकेला अनुभवी प्रेडेटर आगे आता है, जिसे आगे चलकर फैंस वुल्फ के नाम से बुलाते हैं। उसके चेहरे पर किसी डर का नामो निशान नहीं होता, बल्कि एक ठंडी बेरहम सी गंभीरता होती है। वह अपने खास हथियार एक एक करके उठाता है, अपना मास्क पहनता है और बिना एक लफ्ज बोले अपने शिप में सवार होकर सीधा धरती की तरफ निकल पड़ता है। उधर गणिसन शहर में सुबह होती है और हम पहली बार शहर के कुछ अहम किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हम डलास को देखते हैं। डलास अभी अभी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से छूटकर वापस अपने घर लौट रहा होता है। बस से उतरते ही वह कुछ देर सड़क पर खड़ा होकर अपने पुराने शहर को देखता है, मानो खुद को इस जगह से दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। डलास मुस्कुराते हुए उसे गले लगाता है। वहीं दूसरी तरफ हम केली ओब्रायन को देखते हैं, एक महिला फौजी जो अभी अभी अपनी लंबी तैनाती के बाद घर लौटी है। वह अपनी छोटी बच्ची मॉली से मिलती है, पर उसके चेहरे पर घर लौटने की खुशी कम
और थकान ज्यादा नजर आती है। उसके पति से भी रिश्ते इस लंबी दूरी की वजह से थोड़े ठंडे पड़ चुके होते हैं। वह समझ जाती है कि घर लौटना आसान है, पर असल जिंदगी में वापस आना उतना आसान नहीं। इसके बाद हम रिकी को देखते हैं, जो अपनी स्कूल की एक लड़की जेसी को पसंद करता है। लेकिन जेसी के पास पहले से एक दबंग बॉयफ्रेंड है जो रिकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी शहर के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। जंगल में कुछ अजीब हुआ है और शेरिफ मोरालेस खुद जांच के लिए निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर जब वह उस क्रैश हुए शिप की जगह पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी और सैम की लाशें वहां पड़ी होती हैं, उनके सीने चिड़े हुए, चेहरे पर दहशत जमी हुई। शेरिफ को कुछ समझ नहीं आता कि यह किसका काम है और क्यों। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त वुल्फ का छोटा शिप धरती के वायुमंडल में बड़ी तेजी से दाखिल होता है। वह बिना किसी रेडार पर आए, बिना किसी की नजर में आए, सीधा उसी जंगल की तरफ बढ़ता है जहां क्रैश हुआ था। वुल्फ के उतरते ही उसकी आंखें अपने खास मास्क के जरिए चारों तरफ स्कैन करने लगती हैं, एलियन की गर्म बायोलॉजिकल हीट के निशान ढूंढते हुए। वुल्फ को ज्यादा देर नहीं लगती। जंगल में फेस हगर्स और एलियंस के निशान साफ नजर आते हैं। वह तुरंत अपने एक खास एसिड जैसे रासायनिक घोल से उस क्रैश साइट को पूरी तरह साफ करना शुरू करता है, ताकि कोई सबूत न बचे, न शिप के टुकड़े, न एलियन के निशान, न बड़ी और सैम की लाशें। वुल्फ का मिशन एकदम साफ है, सबूत मिटाओ, प्रीडालियन को ढूंढो और खत्म करो, और इस पूरे मामले को ऐसे दबाओ जैसे ये हुआ ही न हो। लेकिन वुल्फ को यह नहीं पता था कि प्रीडेलियन अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। वह शहर के अंदर घुस चुका है और गनिसन के सीवर सिस्टम में छुपकर अपनी नस्ल फैलाने का काम पहले ही शुरू कर चुका है। गनिसन शहर के नीचे फैले हुए सीवर सिस्टम में अब एलियंस की संख्या तेजी से बढ़ रही होती है। प्रीडालियन ने वहां मौजूद बेघर लोगों को अपना पहला शिकार बनाया था और अब उन सब के अंदर से नए एलियंस निकल चुके होते हैं। यह जीव अंधेरे सीवर की नमी और गर्मी में बड़ी तेजी से पनप रहे होते हैं। वहीं ऊपर शहर में शेरिफ मोरालेस अभी भी जंगल वाली घटना को समझने की कोशिश कर रहा होता है। पता चले तो बताना। शहर में बिजली जाने की शिकायतें आने लगती हैं। शेरिफ एक इलेक्ट्रीशियन को पावर स्टेशन जांचने भेजता है, लेकिन जब वह इलेक्ट्रीशियन पावर स्टेशन के अंदर जाता है तो वहां अंधेरे में छुपे एलियंस उस पर हमला कर देते हैं। इधर डलास अपने भाई रिकी की जिंदगी में दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वह देखता है कि रिकी के जीवन में जेसी नाम की एक लड़की है और उसका एक दबंग दुश्मन भी है। डलास अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई से दूर रहे, पर रिकी उसकी बात उतनी गंभीरता से नहीं लेता। तभी रात को रिकी और जेसी शहर के स्विमिंग पूल में मिलते हैं। दोनों के बीच एक खास पल होता है, लेकिन तभी वहां एलियंस हमला कर देते हैं। रिकी और जेसी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागते हैं। यह उनके लिए पहला इशारा होता है कि शहर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर वुल्फ अपनी जांच जारी रखता है। उसके मास्क का स्कैनर एलियंस की गर्मी को ट्रैक करते हुए उसे सीवर सिस्टम तक ले आता है। वुल्फ समझ जाता है कि प्रीडालियन ने यहाँ अपना अड्डा बना लिया है। वह बिना देर किए सीवर में उतर जाता है। अंधेरे में वुल्फ की आंखें थर्मल विजन से हर कोने को स्कैन करती हैं। तभी अचानक एक एलियन छत से झपटता है, पर वुल्फ उसे पलक झपकते ही अपने रिस्ट ब्लेड से काट देता है। लेकिन सीवर में एलियंस की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एक दो नहीं, दर्जनों। वुल्फ एक एक को खत्म करता जाता है, कभी प्लाज्मा कास्टर से, कभी ब्लेड से, कभी नेट गन से। लेकिन जितने खत्म होते हैं उतने और निकलते आते हैं। वुल्फ को पहली बार एहसास होता है कि यह काम उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सीवर की लड़ाई के बाद वुल्फ ऊपर आता है तो वह देखता है कि एलियंस अब सिर्फ सीवर तक सीमित नहीं रहे, वह शहर की इमारतों में भी घुस चुके हैं। शहर के कुछ लोग अब तक लापता हो चुके हैं और कुछ लोगों ने अजीब जीवों के होने की खबरें फैलानी शुरू कर दी हैं। शहर में अफरा तफरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ लोग अजीब जीवों की खबरें फैला रहे होते हैं, कुछ लोग घरों में बंद हो जाते हैं और शेरिफ मोरालेस पर एक साथ कई मोर्चों पर काम करने का दबाव आ जाता है। डलास इसी बीच घूम रहा होता है कि तभी उसका सामना वुल्फ से होता है। वुल्फ उसे देखते ही अपनी प्लाज्मा कास्टर उसकी तरफ तान देता है। डलास डरते हुए हाथ ऊपर उठाता है। वह कोई दुश्मन नहीं है, ये बात वुल्फ को समझाने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन वुल्फ खुद समझ जाता है कि यह इंसान है, एलियन नहीं, और उसे छोड़ देता है। लेकिन डलास ने वुल्फ को देख लिया होता है। वह शेरिफ मोरालेस के पास जाकर बताता है कि जंगल में एक अजीब सा जीव है जो इंसान जैसा लगता है पर इंसान नहीं है। शेरिफ पहले उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब शहर में एलियंस के हमलों की खबरें एक के बाद एक आने लगती हैं तो उसे मानना पड़ता है कि माजरा कुछ और ही है। वहीं रिकी और जेसी स्विमिंग पूल वाली घटना के बाद डरे हुए होते हैं। रिकी अपने भाई डलास को सब कुछ बताता है। डलास तुरंत समझ जाता है कि शहर में खतरा बढ़ रहा है और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना जरूरी है। इसी बीच केली अपनी बच्ची मॉली को लेकर घर में बंद हो जाती है।
एक फौजी की तरह उसका दिमाग तुरंत काम करने लगता है। क्या हथियार हैं? बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं? सबसे पहले क्या करना जरूरी है? वह अपनी बच्ची को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन खुद उसके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, यह जीव आखिर हैं क्या और यहाँ से कैसे निकलना है। उधर वुल्फ सीवर से ऊपर आकर शहर की तरफ बढ़ता है। उसका मास्क लगातार एलियन सिग्नल्स को ट्रैक कर रहा होता है। वह एक इमारत की छत पर चढ़कर नीचे नजारा देखता है। एलियंस अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं और जो भी इंसान सामने आता है उस पर हमला कर रहे हैं। वुल्फ समझ जाता है कि हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं। एक एक एलियन को खत्म करने में बहुत वक्त लगेगा और तब तक प्रीडेलियन और ज्यादा नस्ल फैला चुका होगा। तभी वुल्फ के मास्क पर एक स्ट्रॉन्ग एलियन सिग्नल आता है। प्रीडालियन शहर के अस्पताल की तरफ बढ़ रहा होता है। वुल्फ उसी तरफ तेजी से दौड़ता है। उसे पता है कि अगर प्रीडालियन को जल्दी नहीं रोका गया तो यह पूरा शहर खत्म हो जाएगा। अस्पताल में उस रात काफी मरीज भर्ती होते हैं। प्रीडेलियन वहां पहुंचता है और वह एक ऐसी खौफनाक हरकत करता है जो देखने वालों की रूह कंपा देती है। वह प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर सीधे एलियन एम्ब्रियो डालना शुरू कर देता है ताकि बड़ी तादाद में एक साथ नए एलियंस पैदा हो सकें। अस्पताल में चीखें गूंजने लगती हैं। नर्सें और डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी वहां वुल्फ पहुंचता है। अस्पताल के अंदर घुसते ही उसका सामना कई एलियंस से होता है। वुल्फ एक एक को बड़ी फुर्ती से खत्म करता जाता है, लेकिन इसी दौरान वुल्फ का प्लाज्मा कास्टर बुरी तरह डैमेज हो जाता है। वुल्फ रुकता नहीं। वह उस टूटे हुए प्लाज्मा कास्टर को ही एक हाथ में पकड़ने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है। जो एलियन भी सामने आता है वह उसे एक ही बार में उड़ा देता है। उधर डल्लास, रिकी और कुछ और बचे हुए लोग मिलकर शहर से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। केली भी अपनी बच्ची मॉली को लेकर उनके साथ आ जाती है। डल्लास एक पुरानी जानकारी के आधार पर कहता है कि शहर के बाहर एक हेलीपैड है। अगर वहां तक पहुंच जाएं और किसी तरह मिलिट्री को सिग्नल दे सकें तो शायद बचाव हो सके, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। हर गली में, हर कोने में एलियंस छुपे होते हैं। जो भी पीछे रह जाता है वह हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। डलास और केली इस छोटे से ग्रुप को किसी तरह आगे बढ़ाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर सेना पहुंच चुकी होती है। कर्नल स्टीव्स नाम का एक सैन्य अधिकारी पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है। वह ऊपर से आए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है, लेकिन उसे जो आदेश मिले हैं वो किसी को बताए नहीं जा सकते। वह डलास और बाकी लोगों को रेडियो पर संपर्क करके कहता है कि शहर के सेंटर की तरफ जाओ, वहां मदद पहुंचेगी। डलास को उस पर शक होता है। वह महसूस करता है कि यह आदमी उन्हें बचाने की बजाय कहीं और भेज रहा है, लेकिन उनके पास ज्यादा चॉइस भी नहीं होती। वुल्फ अस्पताल में अपना काम पूरा करके बाहर निकलता है। उसका शरीर अब कई जगह से घायल हो चुका होता है। एलियन के एसिड ब्लड ने उसे कई जगह जला दिया होता है, लेकिन वुल्फ रुकता नहीं, लड़खड़ाता नहीं। उसकी आंखें अभी भी उसी एक टारगेट को ढूंढ रही होती हैं, प्रीडालियन। डलास का ग्रुप किसी तरह शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रहा होता है। हर कदम पर खतरा होता है। एलियंस छतों से, गलियों से, खिड़कियों से कहीं से भी हमला कर सकते हैं। डलास सबको इकट्ठा रखने की कोशिश करता है। केली अपनी फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप को कवर देती है। तभी रास्ते में उन्हें एक हथियारों की दुकान मिलती है। डलास बिना वक्त गंवाए और जो भी हथियार मिलते हैं उठा लेता है। शॉटगन, राइफल, एम्यूनिशन। अब ग्रुप के पास लड़ने का कुछ मौका होता है। वहीं दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान में केली और मॉली रास्ता भटक जाती है। अंधेरे में एक पागल आदमी रिवॉल्वर लेकर उनके सामने आ जाता है और मॉली के रोने पर उसे चुप करने की धमकी देता है। तभी दूर से वुल्फ उस सीन को अपने मास्क से देखता है। वह एक पल भी नहीं रुकता और अपने प्लाज्मा कास्टर से उस आदमी को खत्म कर देता है। केली और मॉली बच जाती है। वुल्फ आगे बढ़ जाता है, बिना रुके, बिना पलटे। केली अपनी बच्ची को लेकर दौड़ती हुई वापस ग्रुप में आ जाती है। वह डलास को बताती है कि वह अजीब जीव, वह प्रेडेटर, उन्हें जानबूझकर बचा गया। डलास एक पल के लिए रुकता है। उसे एहसास होता है कि वुल्फ उनका दुश्मन नहीं है, वह बस अपना काम कर रहा है। इसी बीच रिकी और जेसी ग्रुप से थोड़ा अलग हो जाते हैं। एक इमारत में एलियंस का झुंड उन पर हमला कर देता है। रिकी जेसी को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन तभी वुल्फ वहां पहुंच जाता है और अपने नेट गन से एलियंस को दीवार पर जकड़ देता है। फिर एक ही झटके में सबको खत्म कर देता है। वुल्फ जाने ही वाला होता है कि तभी जेसी गलती से उसके और एक एलियन के बीच में आ जाती है। वुल्फ का हथियार जेसी को भी काट देता है। रिकी चीखता है, पर कुछ नहीं हो सकता। जेसी वहीं दम तोड़ देती है। यह उस पूरी रात का सबसे दर्दनाक पल होता है। रिकी टूट जाता है, लेकिन डलास उसे उठाता है और कहता है कि यहाँ रुकना मौत है, चलना होगा। ग्रुप अब शहर से बाहर निकलने के करीब होता है, लेकिन तभी रेडियो पर कर्नल स्टीव्स फिर से आवाज देता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, सेंटर में जाओ, वहीं रेस्क्यू होगा। डलास उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी लोग थके हुए हैं, डरे हुए हैं। आखिरकार डलास भी मान जाता है
और ग्रुप उस सेंटर की तरफ बढ़ता है। उन्हें नहीं पता कि यह फैसला उनमें से कितने लोगों के लिए आखिरी साबित होगा। डलास की आवाज सुनते ही केली ने मॉली का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। रिकी भी पीछे भागा, लेकिन ग्रुप के बाकी लोग इतने थके और डरे हुए थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ लोग सेंटर में ही रुक गए, हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हुए। ऊपर आसमान में वह जेट अब अपनी पोजीशन ले चुका होता है। केली अपनी फौजी ट्रेनिंग की वजह से समझ जाती है कि उन्हें शहर से बिल्कुल बाहर निकलना होगा। ऊंचाई पर वह डलास को बताती है कि पहाड़ी पर एक पुराना हेलीपैड है, अगर वहां तक पहुंच जाएं तो शायद बच सकते हैं। डलास बिना सोचे हाँ कर देता है और तीनों उस तरफ भागते हैं। उधर केमिकल प्लांट में वुल्फ और प्रीडालियन की लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। वुल्फ के शरीर पर एलियन एसिड के जलने के निशान हैं। उसका एक हथियार टूट चुका है। प्रीडालियन भी कई जगह से कटा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखों में वही खूंखार भूख होती है। वुल्फ आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रीडालियन पर हमला करता है और अपने रिस्ट ब्लेड से उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। प्रीडालियन लड़खड़ाता है लेकिन गिरता नहीं। तभी प्रीडालियन आखिरी झटके में वुल्फ को भी अपनी पूंछ से इतनी जोर से मारता है कि वुल्फ जमीन पर गिर पड़ता है। दोनों अब एक दूसरे के सामने थके हुए पड़े होते हैं। न वुल्फ उठ सकता है न प्रीडालियन, और तभी वह पल आता है जिसका डर डलास को था। ऊपर आसमान से जेट ने अपना बॉम्ब रिलीज किया। एक अंधी रोशनी छाई, एक भयानक आवाज आई और पूरा गनिसन शहर एक पल में राख में तब्दील हो गया। वुल्फ, प्रीडालियन, केमिकल प्लांट, अस्पताल, सड़कें, घर, सब कुछ उस एक न्यूक्लियर स्ट्राइक में खत्म हो गया। उस धमाके की लहर इतनी तेज थी कि दूर पहाड़ी तक पहुंची। डलास, केली और मॉली उस हेलीपैड की तरफ भागते हुए उस रोशनी को पीछे से आते देखते हैं।